जो पार्टियों को चंदा दिया गया था वो कहाँ है? अगर आप चौथे स्तंभ बनने का दम भरते हैं तो सही बात रखने की बात भी रखिए। जनता को ये बता दीजिए कि 100 रुपये की नोट है तो आरबीआई के पास, चाहे एसबीआई के पास, चाहे उसके बैंक मैनेजर के पास, उसके खजांची के पास, यहां तक वहां उनके कंप्यूटर में लिखा होगा कि किसने दिया, किसने जमा किया, और वो नोट का क्या नंबर, उसका भी उसके पास डाटा होता है। 24 घंटे नहीं, 24 मिनट में चाहे तो कहां कहां क्या है उसका वो डाटा दे सकती है। आप उसको नहीं दे रहे हो तो क्या छिपाना चाहते हैं? भाई साज को किस बात की आज कि जो पैसा जनता का था वो पैसा कुछ चहेते कंपनियों को गया। क्या अच्छा वो कंपनियां जो घाटे में हो और तभी उसने चंदा दिया हो, ये तो बहुत गलत मैसेज है। यही लोगों सोचेंगे ना कहीं दाल में कुछ काला है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला दिया है। पहले कहा था एसबीआई को कि 6 मार्च तक आप डेटा दीजिए, चुनाव आयोग उसको पब्लिश करेगा। एसबीआई ने समय मांगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर आप डेटा दीजिए, नहीं तो हम मानहानि का केस करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव हैं। क्या होगा इस मामले में अगर अभी भी एसबीआई नहीं देता है डेटा? तो ये मानहानि, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, माफ़ कीजिएगा, ये जो विशेषाधिकार हनन है, इसमें क्या होता है, यही समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा गौरव जी, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 मार्च तक आप डेटा दीजिए, एसबीआई ने समय मांगा, आज फिर समय नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको 24 घंटे के अंदर डेटा देना है, नहीं तो अगर आपने अब डेटा नहीं दिया तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, क्या होगा? देखिए, इनहेरेंट पावर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रिट पावर, सिविल का पावर दिया गया है, उसके बाद क्रिमिनल का पावर दिया गया है, उसके बाद एडवाइजरी जुडिक्शन दिया गया है। उस सबसे ऊपर जो इनहेरेंट पावर दिया गया है, जिसका उपयोग माननीय कोर्ट जो है किसी भी केस में कर सकती है, उसके अलावा अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी बना हुआ है। तो जो एडवाइजरी जुडिक्शन है उसमें राष्ट्रपति जो किसी चीज़ पे सलाह मांगते हो कई बार जो है तो उस पर रेफरेंस आता है, उस पर वो देते हैं। इनहेरेंट पावर में माननीय कोर्ट को वे सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो भारतीय विधि द्वारा स्थापित हो, उसका उपयोग करते हुए किसी भी संस्थान को, किसी भी संस्था के प्रमुख को, उसमें वह अगर पाती है कि आपने हमारे आदेशों की अवहेलना की है तो उसमें वो बुलाकर उनको कंटेम कर सकती है। इवन जो हाई कोर्ट के जज रहे हों, सुप्रीम कोर्ट को जज रहे हों, उनके ऊपर भी दिनकर साहब का केस को आपने बहुत ज़्यादा किया है, कर सकती है कोर्ट। जस्टिस कर्नल नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कितनी सज़ा होती है? बस उसकी तो 6 माह की सज़ा है। 6 माह की सज़ा हो जाएगी? सज़ा हो जाएगी, लेकिन बात यहाँ पे वो सज़ा की नहीं है। बात यह है कि जो लोग कहते थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हम आदेशों का पालन करते हैं, कुछ ऐसे आदेश पारित हुए जिसपे उस दिन होली खेली गई थी। तो आपके माध्यम से आपको जानना चाहिए कि माननीय सरकार से यदि माननीय वही कोर्ट, वही चेंबर, वही चेयर, वही बेंच जब फैसले करते हैं, सरकार का क्या नहीं तो एसबीआई है, तो एसबीआई देखिए आप, वो भी तो एक शाखा है। आप देखिए, लगता है आप पॉलिटिकल, आप बताइए, आपको लगता है सरकार का कोई दबाव है एसबीआई? अच्छा आप मुझे बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका उपक्रम है? भारत सरकार का है। आरबीआई किसका उपक्रम है? भारत सरकार का है। आरबीआई ये बताइए कि वो ऑटोनॉमस बॉडी है कि कोई सरकार से चलती है? ऑटोनॉमस बॉडी भी है। उसका प्रधान कौन नियुक्त करता है? तो आपको कहने का मतलब मुझे है कि आपके पास समझिए अगर 1 रुपये की नोट है, 1 रुपये का सिक्का है, तो वो बैंक वाले के पास शाम तक जाते जाते उसका हिसाब होता है। आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसको दिया, इसका आपके पास हिसाब है, उसको आप ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन साल्वे ने कहा कि सर हम गलत नाम ले लेंगे तो हम पर केस हो जाएगा। नहीं, वो देखिए माननीय साल्वे साहब दुनिया के सबसे अच्छे वकील हैं, लेकिन आज जो कोर्ट में हुआ है, जो कोर्ट ने बेंच जो प्रश्न पूछ रही थी बार से, जो पक्ष रखते रहे थे वकील से, तो उसको देने में वो असहज महसूस हो रहे थे। शंभू जी आप क्या है, दुनिया के सबसे बड़े वकील को चार्टर प्लेन से लाकर जो है इसमें लगाया गया कि भाई तुम रोको, जो है वो नहीं रोक पा रहे हैं। जो जज साहब लोग प्रश्न कर रहे हैं कि भाई बताइए क्या दिक्कत है आपको। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, मेरा ये मोबाइल है, ये मैंने इसको सील कवर में रख दिया,
आप ही का ऑफिसर रखा है ना, गोपनीय है, अब उसको आप कैसे करें कि फर्जी हो गया जी? इसका मतलब आपकी सीक्रेसी जो है स्टेट बैंक की। मैं समझना चाह रहा हूँ इस पूरे प्रोसीडिंग को। हरीश साल्वे स्टेट बैंक के आज वकील थे या भारत सरकार के वकील? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वकील थे ना जी। तो मैं वही कह रहा हूँ, सरकार का कोई लेना देना नहीं है इस मामले में। देखिए, आप बातें इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, इसमें जो सरकार का लेना देना है कि नहीं, जो पार्टियों को चंदा दिया गया था वो कहाँ है? तो टीवी अखबार तो सारा कह रहा है कि सरकार। भाई टीवी अखबार में तो उनको अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और किस प्रकार से वो बिजनेस करें वो उनको प्रिविलेज है, लेकिन मुझे सीधे सीधे जो आम जनता समझ रही है, मीडिया आपको बिजनेस लगता है, टीवी अखबार? अरे ये प्रहरी नहीं है। ये प्रहरी अगर होते तो ये दशा नहीं होती, देश की ये दुर्दशा नहीं होती। अगर आप चौथे स्तंभ बनने का दम भरते हैं तो सही बात रखने की बात भी रखिए। जनता को ये बता दीजिए कि 100 रुपये की नोट है तो आरबीआई के पास, चाहे एसबीआई के पास, चाहे उसके बैंक मैनेजर के पास, उसके खजांची के पास, यहां तक वहां उनके कंप्यूटर में लिखा होगा कि किसने दिया, किसने जमा किया, और वो नोट का क्या नंबर, उसका भी उसके पास डाटा होता है। जैसा आप नोटबंदी में देखे होंगे कि उसको गिनने के लिए बाद, रखने के बाद नोट का नंबर कैसे एकदम, जब नोट का पता रहता भाई, ये दिया किसने और लिया किसने। अब वो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक। बाद एक स्पेशल प्रकार की अपनी स्कीम लाई गई थी, उसको राजनीतिक पार्टी को दिया गया, वो छपा, उसका नंबर छपा, उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। आपने दिया उसको, जिसको दिया उसने भजा लिया। मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी बड़ा सुप्रीम कोर्ट का दखल था, लोग कहते थे कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। आपका प्रश्न बहुत गंभीर है। संविधान सभा के लोगों ने ब्रिटेन से लेके, अमेरिका से लेके जुडिशियल सेपरेशन की बात की थी कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में एक लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, आप उस रेखा के अंदर रहते हुए काम कीजिए। अगर माननीय कोर्ट उस रेखा से आगे जा रही थी तो जो लोगों ने कहा कि जुडिशियल एक्स्ट्रा जो करे उनका इंटरफेयर करे, अपने 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 रेखा को पार कर रही, तो उन्होंने सही कहा था। अरे चंदा लेने वाले को दिक्कत नहीं है, चंदा देने वाले को दिक्कत नहीं है। एक याचिका कोई दायर करता, उसको संवैधानिक पीठ ने उसको अवैध घोषित किया तो मैंने मान लिया। एक रिटायर्ड आईएएस है सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि थोड़ा समय देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, 6 महीना, क्या आफत आ जाता। क्यों नहीं आफत आ रही है? देश को आपने ही, आपके ही संसद ने, अगर वो पार्लियामेंट ने अधिनियम पारित किया है तो उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन की अगर बात है तो उसका पालन नहीं होगा तो संविधान कोर्ट तो इसी में बैठी हुई ना। मैं शंभू जी से कहूं कि आपको हमको कोई सूचना देने में 15 दिन का समय देना चाहिए, चाहे कोई सूचना अगर वो सार्वजनिक है, तो आप उसको नहीं दे रहे हो तो क्या छिपाना चाहते हो भाई? साच को किस बात की आज? साच को किस बात की आज? इसका मतलब ये लग रहा है कि जो वो दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें बहुत बड़ा लेकिन तो पूरे प्रोसेस को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। जी, जो उसमें जो सूचना देने का प्रोसेस को ही उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। और इसका क्या तर्क देखते हैं? तर्क देखे थे कि क्योंकि ये तो संसद से कानून आया था, वो कानून आया था, निश्चित आया था। तो कोई कानून आते हैं तो उसके मेरिट और डीमेरिट दोनों होते हैं। अब उसको देखा गया कि जो रिपोर्टें हैं, जो उसमें उतने बड़ा जजमेंट था, जिसको हमने पैरावाइज जब पढ़ा है, तो जो डाटा आया तो उसमें कहा कि भाई ये जो एक अकाउंटेबिलिटी की, पारदर्शिता की बात है, वो उसमें दिख नहीं रही है। अच्छा वकील साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जी, और मैंने चंदा दिया हो जी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जी, और मुझे सरकार से कोई टेंडर मिला हो जी, तो क्या इसको तो कोई आदमी जाएगा कहेगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चंदा दिया? यही हुआ और फिर केस दायर होगा, बहुत सारे केस लोग जाके दायर। यही हुआ। जैसे 15 मार्च को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये सारी जानकारी आएगी जी कि एबीसीडी ने इतना चंदा दिया और एबीसीडी को इतना करोड़ का टेंडर मिल गया, वही टेंडर भी पब्लिक डोमेन में रहता है। जी जी, तो ये तो मामला और पेचीदा होगा। नहीं, कोर्ट में रोज लोग जाएंगे कि भैया इसने एक चंदा दिया था इसलिए इसको टेंडर मिला। अब पूरा सेटअप विश्वसनीयता के दायरे में आ जाए, पूरा कॉर्पोरेट जिन्होंने चंदा दिया है वो दायरे में आ जाएंगे। जो रिपोर्टें हैं पब्लिक डोमेन में, उसको ऐसे खाना बनाया गया, जैसे एक स्क्वायर बना लीजिए आप, तो उसमें देखा गया है कि चंदा जो है आज जो सत्ताधारी पार्टी हैं या जो विपक्ष में है,
तो जब विपक्ष वाले भी अगर सत्ता में थे तो उनको ज़्यादा मिला, इनको कम मिला है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे आपका पब्लिक डोमेन के जो उपक्रम हैं उनके टेंडर होने में जैसे कोई एक चहते कंपनी के दिया गया है तो उस तो कंपनी ये केस बनता है लीगल तरीके से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बनता एकदम है? निश्चित रूप से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई बनता आदमी है, तीसरा पर्सन चाहे तो केस दायर एकदम कर है। सकता है। सभी को अधिकार है। इस देश के संविधान ने आर्टिकल 32 में सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कही गई है, करके जो है अगर उसका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लोकहित का मामला है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी एफिडेविट, अपने अधिवक्ता या इन पर्सन के साथ जो है वो जाकर अपनी बात कह सकता मतलब है। वकील नहीं भी करे, अगर नहीं करे तो नहीं अगर डर जाके अपने तब भी कह सकते हैं माननीय हिंदी में भी बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं, जो भाषा आपको कोई आती है। भाषा हो। माननीय चंचूर साहब तो वो अब ला रहे हैं कि अब कोई एक लड़की बोल नहीं पा रही है, वो सुन नहीं पा रही है, तो जज साहब क्या बोल रहे हैं उसके लिए वो जो ट्रांसलेटर संकेतक ट्रांसलेट ला रहे हैं। और आपको तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो ई कोर्ट हो गई है, आपने क्या बोला उसके सामने वो तुरंत 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 वो ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन हिंदी अंग्रेजी जितनी भाषा उसमें जो कर दिए उस भाषा में आ जा रहा है। इवन हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी अब जो अपने नोटिफिकेशन निकाले तो मैं देखा करे भाई कई भाषाओं में निकल रहा है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, न्यायपालिका इस समय जो अपना सर्वोच्च जो मैं समझता हूँ जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने देश में ये विश्वास लाने का प्रयास किया है कि अभी भी न्याय भारत में बचा हुआ। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने, चाहे इलेक्शन कमीशन का मामला हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, वो देखने के बाद जनता की जो इस समय ओपिनियन है वो लग रहा है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जो है देश में जो कुछ अगर कहीं गलत भी हो रहा है। अच्छा, जो 5 जजों की बेंच थी ना, ये जो संवैधानिक बेंच, संवैधानिक पीठ बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, बेंच है, तो अब आगे क्या लगता है? अच्छा, मान लीजिए अभी भी अगर स्टेट बैंक 24 घंटा में नहीं दे पाए जानकारी और 15 माह, तो क्या हो सकता है? देखिए इसमें सारा गाज स्टेट बैंक के चेयरमैन पर गिरेगा, एसबीआई के चेयरमैन पर। जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जिसको उन्होंने एग्जीक्यूट करने का आदेश दिया है, अगर वो आदमी नहीं करता है तो माननीय कोर्ट अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इनहेरेंट पावर का प्रयोग करते हुए उनको जो है सजा के लिए बुला सकती है, उनको अवसर देगी। ऐसी बात नहीं कि कोई ओवरनाइट एक ही दिन में काम हो जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस संस्थान के पास ऐसे सिस्टमेटिक सिस्टम बने हुए हैं कि वो 24 घंटे नहीं 24 मिनट में चाहे तो कहाँ कहाँ क्या है उसका वो डाटा दे सकती है। अगर नहीं देना है तो आप टाइम मांगते रहिए जून तक। इलेक्शन बाद तो बहाने देने के या उसको मिलाप करने के। मुझे सीधी सी आप बता दीजिए सर, मुझे, मैं आपसे प्रश्न पूछा, अपने से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। हमने एक चेक, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन बार को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसको मैं चेक के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। गौरव यादव ने शंभू जी को एक चेक काटा 20,000 रुपये का और कहा कि शंभू जी इसको ले जाइएगा और अपने अकाउंट में जब आपको मन चाहेगा तब उसको आप कैश करा लीजिएगा। तो वह चेक जो है मुझे उस जिस बैंक का मैं हूं उसने जारी किया है। मेरे सभी चेक का विवरण बैंक के पास है। जो ही आपके पास जाएगा उसका विवरण भी तो उनके पास है। एक क्लिक दाबिए हो जाएगा। यही बात ये कहना चाहते हैं कि उसको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही फुल प्रूफ मिला हुआ है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने, वकील ने कहा कि भाई ये हजारों लोग हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, तो उस 1000 लोग गिनने के लिए मतलब इसलिए अच्छा, अगर यही अगर कानून अभी जैसे प्रावधान था कि स्टेट बैंक ही बेचेगा, जी जी, और उसके भी 4 ही ब्रांच, 4, वो पार्लियामेंट स्टेट में तो पहला है। हाँ 4, और पार्लियामेंट स्टेट में हमारा अकाउंट है। हाँ, आप जाइए उसके बाद तो उनके पास इतने पार्लियामेंट स्टेट में मेरा एसबीआई का अकाउंट है, मतलब जंतर मंतर वाला जो हेड ऑफिस जो है। तो और हमने उनसे गए कि कहे कि भाई हमारा ये तो हर महीने केवाईसी मांगते हैं। हाँ, हम कहे कि हमारा ये अपडेट करें तो कहे कि नहीं आप अपना आधार कार्ड लाइए, ये लाइए, वही तो मैंने कहा। हाँ, केवाईसी स्टेट बैंक का जो मेरा भी वही अकाउंट है। तो अभी तक वो चेंज नहीं किए। संजोग से जंतर मंतर पर मेरा भी अकाउंट है, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। गरीब लोगों का सबका अकाउंट उसी में रहता है। नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जो मुझे
लग रहा है कि जो ये देश से संबंधित लोगों को जानने का जो अधिकार इसलिए है, एसबीआई पर फंस गई ना। 4 ही ब्रांच जारी करता है इलेक्ट्रल बॉन्ड और वो एसबीआई से ही जारी हो रहा है। तो 4 ही ब्रांच में अगर सारे बैंकों को अधिकार होता तो मामला फंस जाता। तो अच्छा ये बताइए कि 4 हजारों जो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड उससे ज़्यादा का एक दिन का उनका लेन देन है। हम तो कोई कॉमर्स या बहुत अकाउंटेंसी के छात्र नहीं हैं, तो उसका उनके पास डाटा है। कह रहे हैं कि हम आपके प्रतिभा है इस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और वो कह रहे कि हमारे आदेश का पालन नहीं हो रहा है। वो आदेश पालन कराने की सर्वोच्च संस्था है, उसको न्यायपालिका के लोग, विधायिका के लोग, कार्यपालिका के लोग, लोगों के साथ लोग देख रहे हैं उनको कि माननीय न्यायालय के आदेश जो ये जो ब्रांच है जंतर मंतर पर एसबीआई का, ये बहुत हाईली टेक्निकल साउंड ब्रांच है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतलब मान के चलिए कि बड़ा ब्रांच है दिल्ली का और हाईली टेक्निकल साउंड ब्रांच है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस ब्रांच में ही इलेक्ट्रल बॉन्ड बिकता है। ऐसे 4 ही ब्रांच है जहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड बिक रहा है ना, और 4 एसबीआई के ही, एसबीआई से ही बॉन्ड खरीद सकते हैं। अच्छा, ये जो लगभग 1600 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है 2018 से 2024 में 1600 करोड़ रुपए के 16,000 करोड़ का बॉन्ड बेचा गया है, जिसमें 6,000 करोड़ के आसपास भी। तो इससे क्या होगा, जनता को पता ही चल जाएगा कि किसने किसने चंदा दिया, तो उसका क्या कोई लगता है कि कोई इम्पैक्ट होगा? क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए जनता पे जिसको मन है उसको चंदा दे। नहीं, आप उसको समझिए जो है कि जनता पे निश्चित इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो उनके लड़कों के शिक्षा पे खर्च होना था पैसा, जो उनके गांव घर मोहल्ले जिले में सड़कें, या सरकारी एकदम सुन लीजिए भाई, आप मैं जो कहना चाहता हूँ समझ, मुझे आप कहने दीजिए। क्या आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पैसा जनता का था वो पैसा कुछ चहेते कंपनियों को गया, उसके बदले में आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो देने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? कंपनियां ने नहीं दिया ना, चाहते लोगों ने, उसमें उनको टेंडर मिला होगा, चाहे कुछ होगा। अब तो ये बातें माननीय कोर्ट की हैं, ये को मामला पेंडिंग बिफोर द कोर्ट है, ये मामला सब जुडिस है। अच्छा एक बताइए मुझे, इससे किसी सीए से भी बात में कहूँ क्या, अच्छा वो कंपनियां जो घाटे में हो और तभी उसने चंदा दिया हो, ये तो बहुत गलत मैसेज है। यही लोगों ने सोचेंगे ना कहीं दाल में कुछ काला है। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी कि कुछ कंपनियों पर लगभग 30-32 कंपनियों पर छापे पड़े, फिर उन्होंने चंदा दिया। अब ये देखिए, तो ये बातें कंपनियां हैं क्या उनकी है, उनके पास मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन मोटी मोटा जो चर्चाएं होती हैं, लोग सोच रहे हैं सरकार को नुकसान होता दिख रहा है। सरकार ये जरूर इसमें परेशान दिख रही है। जितना डिले करा उतना अविश्वास बढ़ रहा है, जल्दी लोगों में और उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि मेरे मेरे भैया घर पे बैठे हैं, यूट्यूब वो देखते हैं और वो कह रहे हैं क्या हुआ कोर्ट में, जरा हमको बताओ। हम तो कहें कि भाई कोर्ट में जो हुआ आपसे क्या मतलब, कहने हम जानना चाहते हैं कि देश का पैसा कहाँ एक पार्टी को। सुषमा स्वराज ने कहा था, एक सब संसद में कहा था उन्होंने, मोटा माल, तब कोयला घोटाला 2G 3G स्कैम का मामला था, मोटा माल शब्द इस्तेमाल किया था। खैर उन सबको कोर्ट ने ही खारिज कर दिया। सोचिए उसमें ज़्यादातर ओबीसी के लोग जेल गए थे, कनीमोड़ी, ए राजा, दयानिधि मारन, ये सब जेल गए। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मोटा माल का मामला था। इस बार 16,000 करोड़ रुपए का मामला है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये सबसे बड़ा स्कैम है, देखिए क्या होता है। लेकिन 15 मार्च तक जो उम्मीद लगाए, अभी लगता है अब भी कोई जगह है जहां स्टेट बैंक बच सकता है। देखिए केस की मेरिट पे जाने के बाद जो है माननीय कोर्ट कोई लूफोल्स लगता है कि मान ले टल जाए मामला, जो टाइम ले वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, माननीय कोर्ट के पास लगेगा रीजनेबल कि अगर वो कोई बातें लेके आते हैं। हम लोग भी कहते हैं माननीय कोर्ट की, अब तो कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको देना है कह दिए। हमें भी लिखा जाता है, हर आदेश में लिख दिया जाता है कि इट इज लास्ट अपॉर्चुनिटी, बट फिर भी मौका है। फिर भी जाने के बाद अगले दिन हम कहते हैं महिला पर्सनल डिफिकल्टी हो गई या कुछ हो गई, ये दिक्कत है। तो अभी भी हम तो जो उसमें व्यवहारिक बात देख रहे हैं, मैं समझता हूँ माननीय कोर्ट ने जरूर कहा है कि आप 24 घंटे फाइल कीजिए, और जाकर कोई ऐसी बात आ गई जो चेयरमैन है उनको, वही उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, सिग्नेचर नहीं हो पाया, तो बता देंगे देखिए एफिडेविट तो हमारी रेडी है, इसको फाइल करना था, भारत का जो लीगल सिस्टम है उसमें है कि तो उसके बाद माननीय कोर्ट हजारों दोषी छूट जाएं, लेकिन कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। तो बहुत लचीला है, बहुत समय मिलता है, इसीलिए प्रोसीडिंग में बहुत समय भी लगता है।
तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम है, नहीं तो कहा गया है कि आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम एसबीआई के पास कोई चारा अब दिख नहीं रहा है और हो सकता है कि 15 मार्च शाम 5 बजे तक आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाए। तो बड़ी खबर है, इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों ने बीजेपी पर हमला भी किया है, लेकिन फिलहाल ये मामला अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई के बीच का है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये जानकारी आ पाएगी? इसका 2024 के चुनाव पर क्या असर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया वकील साहब, हमसे बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपके दर्शकों को कि इस बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को जो है लोग ये देख रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन इस पे जो है केवल दस्तक जो है इतना बड़ा सब लोग चला रहे हैं। तो आपको भी अगर कोई लीगल असिस्टेंस लेना हो, आपको कोई कानूनी मदद लेनी हो, कानूनी सलाह लेनी हो, तो आप गौरव यादव से संपर्क कर सकते हैं। आप अपना चाहे तो नंबर बता सकते हैं गौरव। मैंने एक बार बता दिया, फिर दोबारा बताता हूँ, 9999262113। तो ये गौरव यादव का नंबर है। आप चाहें तो इनसे किसी भी तरह का लीगल एडवाइस ले सकते हैं और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और सबसे बड़ी बात है कि सोशली बहुत एक्टिव हैं, और जो भी लोग नीडी हैं, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, जिनके आर्थिक रूप से बेबस हैं या लीगल मदद नहीं कर पा रहे हैं, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं है, गौरव यादव की कोशिश होती है कि उनकी लीगल असिस्टेंस, जो कानूनी मदद है, वो मुहैया कराई जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।